everybody in our Smriti Academy, the new session, which is like ये स्वयंमंथन का 14 सेशन है और ऑलरेडी आप, मुझे आशा है कि आप स्वयंमंथन के सारे सेशन अटेंड कर चुके होंगे. सो आज का जो सेशन है उसमें जो हमारे स्पेशल स्पीकर हैं, he will speak about healthy mind and body with homeopathy, and the speaker is Dr. Jatan Rajur. So थोड़ा सा हम डॉक्टर जतन के बारे में जान लेते हैं. डॉक्टर जतन राजौर जो हैं, उन्होंने BHMS करा है पुणे से. He is already a MD in homeopathy from Pune. He is already operating 3 clinics in Pune. 9 years of private practice where he majorly cure all the diseases with homeopathy, batch flower and biochemic medicines. And he has already arranged various homeopathic health camps for the welfare of society. So he is one of the knowledgeable person in homeopathy, as well as very esteemed personality who can help us to understand the benefits of homeopathy and how we can cure the disease. कैसे हम अपनी बहुत सी बीमारियों का इलाज होम्योपैथी से कर सकते हैं, उसके लिए विशेष आज जो सेशन है वो डॉक्टर जतन राजौर का है. सो ओवर टू यू डॉक्टर जतन. होप आप हमें आज बहुत कुछ सिखाएंगे. थैंक यू. सर होस्ट बनाएंगे. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. डॉक्टर साहब आप प्रेजेंट कर सकते हैं. आप किस प्रेजेंट कर सकते हैं? I hope I am audible. Yeah, please. Yeah. So आप सबको और अस्मिता टीम को बहुत ही धन्यवाद कि आपने आज हमारे लिए ये होम्योपैथी के लिए ये समय निकाला. और मैं एंड में यही चाहूंगा कि आप सबको ये जो 40-45 मिनट्स का अपना टॉक है उसमें आप सबका फायदा हो. तो जैसे कि मेरा इंट्रोडक्शन हो चुका है तो उससे मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा. हम डायरेक्ट स्टार्ट करना चाहेंगे प्रेजेंटेशन से. तो आज हम क्या अचीव करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखने वाले कि एक स्टोरी है, एक फैमिली की स्टोरी की उन्होंने कैसे होम्योपैथी को एक फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बोल के अडॉप्ट किया है उनके फैमिली के लिए. फिर हम क्या देखने वाले हैं, फिर हम देखने वाले कि व्हाट इज होम्योपैथी, कि होम्योपैथी के बारे में क्या है, कि व्हाट इज कैसे काम करती है, क्या करता है, क्या करते हैं होम्योपैथ्स लोग, क्या करते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर, वो हम देखने वाले. और फिर हम देखने वाले कि हमको इससे फायदा क्या होगा, होम्योपैथी में हमको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं होम्योपैथी से. ओके. हर साइंस का अपना एक पॉजिटिव होता है, अपना एक नेगेटिव होता है. तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी देखेंगे. ओके. और कब, कहाँ और कैसे, व्हेन, वेयर एंड हाउ टू गेट हेल्दी विथ होम्योपैथी. तो कब हमें होम्योपैथी लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, किससे लेना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है इसमें. तो हम उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं. ठीक है. आपको इस बीच कुछ भी डिफिकल्टी हो या कुछ प्रश्न पूछना हो या कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो या कुछ गड़बड़ हो या कुछ वापस सुनना हो तो आप चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं. तो हम उस हिसाब से एक्शन लेने की कोशिश करेंगे इन बिटवीन. ओके. तो हम आज के शाम शुरू करते हैं. क्योंकि लिए हम आज के शाम शुरू कर रहे हैं. और तो हम देखेंगे कि स्लाइड पे मैंने कुछ लिख रखा है कि 12th स्टैंडर्ड एग्जाम. तो प्लीज स्लाइड का जो कंटेंट है वो मेरे लिए है, आप लोगों के लिए नहीं. आप लोगों के लिए का काम है सिर्फ सुनना. ओके. तो शुरू ऐसा होता है कि मेरा जो 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम था, तो फाइनल एग्जाम बोर्ड का, वहाँ पे मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का पेपर था लगातार. मैथ्स 1 का एक दिन और नेक्स्ट डे मैथ्स 2 का था. मैथ्स 1 का पेपर दोपहर में था, तो दोपहर में पेपर के लिए मैं दोपहर में खाना वाना खा के सेंटर पे पहुंच गया था. और कड़ी धूप में मैथ्स 1 का रिवीजन चालू था. और मैथ्स 1 का पेपर देकर मैं घर आया और मैथ्स 2 का पढ़ाई चालू किया. मैथ्स 2 का पढ़ाई चालू करने के बाद 10:30-11 बजे के दरमियान जब मैं मेरे रूम में पढ़ाई कर रहा था तो अचानक मेरा सिर दुखने लगा. और इतना वायलेंट हो गया, सिर दुखना इतना इंटेंसिफाइड हो गया कि सिर फटने लगा और मैंने तकिया फाड़ दिया
और मैंने अपना सिर जोर जोर से बैंग करना शुरू कर दिया। तो ये सबसे सीवियर वायलेंट वाला अटैक था, बिकॉज मैं दोपहर में सन में खड़ा था, धूप में खड़ा था, और धूप में खड़े रहने के वजह से मुझे ये हेडेक का तकलीफ हुआ। तो जो कि मेरे पापा होम्योपैथिक फिजिशियन है, डॉक्टर है, तो उन्होंने आवाज सुनी और वो भागते हुए आए और उन्होंने मेरे मुंह में 2 गोली डाली, होम्योपैथी की 2, जिसको आप कहते हैं कि मीठी मीठी गोलियां है, वो डाली। और वो डालते ही कुछ मिनट बाद मेरा हेडेक कंप्लीटली ठीक हो गया। ये इंसिडेंस मेरे लिए प्रेरणा बना कि होम्योपैथी जैसी साइंस लोगों तक पहुंचनी चाहिए, होम्योपैथिक जैसी साइंस लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जहां तक कि लोग उसको अपनी जीवन शैली में अपनाएं, रोज की मर्रे की जिंदगी में अपने लिए अपना सके, उस तरीके से पहुंचना चाहिए। ये रहा मेरा एग्जाम्पल। अभी हम देखेंगे और एक एग्जाम्पल कि पहले हम क्यों एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल हम लास्ट में भी देख सकते थे, लेकिन मैं आपको ये एग्जाम्पल पहले बता रहा हूँ ताकि जब हम देखेंगे कि होम्योपैथी में कैसे क्या होता है, तो आपको ये इंसिडेंसेस एक रिकलेक्ट करने जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा बोर्ड देख के, क्लिनिक का बोर्ड देख के, मेरे पास एक बार ये पाटिल काका आए उनकी डॉटर के लिए, जो कि उसको अस्थमा का तकलीफ था। तो उनकी डॉक्टर को अस्थमा का तकलीफ था, तो उन्होंने 3 मंथ्स कंटिन्यू मेरा ट्रीटमेंट होम्योपैथी का लिया। होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेने के बाद उनको काफी उसमें फर्क मालूम पड़ा। तो उन्होंने उनके और एक फ्रेंड को, ये इनका फ्रेंड सर्कल जैसा ग्रुप होता है, तो उसमें उन्होंने रेफर किया मेरा नाम कि एक कोइनकर काका है, उनको रेफर किया कि आप जाइए और उनसे ट्रीटमेंट लीजिए कि उनसे बहुत फायदा होगा। तो कोइनकर काका ने उनकी नाती कौशिकी के लिए, नाती यानी उनकी जो बेटे की लड़की है, उनके लिए उसको लेकर आए। उसको थोड़े से हार्ट एलिमेंट्स थे, छोटी लड़की थी 13 साल की, उसको हार्ट एलिमेंट्स थे, थोड़े से हार्ट के प्रॉब्लम्स थे, और बार बार सर्दी खांसी हो जाती थी और बहुत थक जाती थी, जल्दी थक जाती थी। तो उसका नाम था कौशिकी। तो ये कौशिकी को मैंने देखा तब, उसका मेंटल स्टेट, उसका बॉडी, उसका इम्यूनिटी, उसकी रोग प्रतिकार शक्ति, ये सब देखते हुए जो सबसे सही दवाई है वो हमने चालू करी। और जैसे जैसे ट्रीटमेंट चलता गया वैसे वैसे उसकी इम्यूनिटी बढ़ी, उसको सर्दी खांसी होना बंद हो गया, उसको हार्ट का जो एलिमेंट था, वो उसका जो तकलीफ थी, हार्ट का एलिमेंट वैसा ही था, तो उसकी जो तकलीफ थी वो काफी कम हो गई। उसका कौशिकी की इम्प्रूवमेंट देखते हुए उसके जो फादर है अभिजीत, वो मेरे पास आए एक दिन और मुझे बोला कि अभी मुझे सर्दी खांसी बुखार हो गया है, गले में दुख रहा है, तो आप दवाई दीजिए। तो उनकी भी हमने पूरी हिस्ट्री ली, 15-20 मिनट की हिस्ट्री रहती है एक्यूट, वो ली। हिस्ट्री लेने के बाद हमने उसको भी फीवर और कोल्ड और थ्रोट पेन के लिए एक 4 डेज का मेडिसिन दिया, और 4 डेज का मेडिसिन देने के बाद उनको भी काफी आराम पड़ा। उनको आराम पड़ा तो वो अपनी वाइफ को लेकर आए। वाइफ को कल्किनिम स्पर था, कल्किनिम स्पर यानी नीचे टाच में, अपनी जो टाच रहती है, टाच यानी हील में हड्डी बढ़ जाती है, हील में हड्डी बढ़ जाती है और बहुत सीवियर पेन होता है, तो ये सीवियर पेन के लिए और हड्डी गलाने के लिए, वो हड्डी को गलाने के लिए अभिजीत अपनी वाइफ को लेकर आए। फिर से हमने एक 15-20 मिनट की हिस्ट्री ली, कैसे दर्द होता है, क्या होता है, कब होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, कैसे शुरू हुआ, हाई हील तो नहीं पहनते ना, ये सब पूछताछ करी। और पूछताछ करने के बाद हमको जो सही योग्य जो होम्योपैथी की मेडिसिन जो उनको सूट होती है वो हमने दी। तो उनका दर्द करीब पहले दर्द कम किया, और फिर 6 महीने की लॉन्ग ट्रीटमेंट के बाद जब उनके एक्सरे निकाले गए तो उनके एक्सरे में वो हड्डी का जो कल्किनिम स्पर जिसको बोलते हैं, वो हड्डी जो बढ़ गई थी वो वापस नॉर्मल को आ गई थी। फिर आया एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जहाँ पे उनकी डॉटर को फिट्स की तकलीफ थी, कन्वर्जन्स की तकलीफ थी, अपर्णा को। फिर उन्होंने शुरू किया कि यार आपका इतना अच्छा रिजल्ट है तो आप अपर्णा के लिए भी दवाई दीजिए। फिर अपर्णा को लाया गया, अपर्णा की दवाइयाँ बहुत हेवी डोज चल रहा था, अपर्णा का ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। वैसे ही हमने उनका बिहेवियर, पेशेंट का मेंटल स्टेट, माइंड में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, फिजिकल्स क्या चल रहा है, पेट साफ होता है क्या नहीं,
कौन से वेदर में तकलीफ होती है, अमावस्या को तकलीफ होती है क्या, पूर्णिमा को तकलीफ होती है, कैसे तकलीफ होती है, फिट्स की इंसिडेंस जब फिट्स होता है तो उसके पहले क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, ये सब देख के फिर हमने उनकी डॉक्टर को भी ट्रीटमेंट चालू किया। अभी उनका जो हेवी डोज चालू था वो मिनिमम डोज पे हम लेकर आ गए हैं अभी तक, ठीक है। फिर वो कोइनकर काका ने उनकी वाइफ के लिए ट्रीटमेंट मांगा कि ट्रीटमेंट है उनकी वाइफ को एल्बो पेन, जॉइंट पेन और ऐसा सब रहता है प्रतिभा को, तो उनके लिए दवाई दो। तो फिर वो प्रतिभा थोड़े से डॉक्टर के पास आने के लिए डर रही थी, थोड़ा सा डॉक्टर के आने में डर रही, तो मैंने सोचा कि मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करो, फोन पे बात करा दो और हम फोन पे उनको ट्रीटमेंट दे देंगे ऐसा। तो फिर वो बोले कि ठीक है, तो फोन पे पहले दवाई दी, दवाई देने के बाद उनको थोड़ा फर्क पड़ा, फिर वो खुद आई, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा उनका मेरे में, फिर वो खुद आई, खुद आने के बाद फिर हमने उनको पूरा अच्छा डिटेल पूछा वापस, और फिर जो उनके लिए सही दवाई का चुनाव था वो दवाई हमने उनको दी इस तरीके से। फिर उनके घर फैमिली में एक इंसिडेंस हुआ जहाँ पे एक छोटा सा उनका बेटा जो है, दूसरा बेटा अनिरुद्ध, वो जिम में जाता है, तो जिम में जाता है तो जिम में उसने एक तो जोर से पंच मारा, और वो पंच मारने के बाद उसको फिंगर्स में फ्रैक्चर आया, एक फर्स्ट फिंगर में फ्रैक्चर आया। वो फ्रैक्चर ठीक नहीं हो रहा था, तो फिर वो मेरे पास लेकर आए, फिर मैंने उसके लिए दवाई दी उनको। 3 महीना 4 महीना उनका दवाई चला अच्छे से, अलग अलग प्रकार की दवाई दी उनको, उसमें उनका पेन कम हुआ और बाकी सब चीजें कम हुई, और फिर उसके बाद उनको अच्छा रिजल्ट आया, जो कि ऑर्थोपेडिक ने भी अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। और लास्ट में ये जो अनिरुद्ध है जिसको फ्रैक्चर हुआ था, उसकी वाइफ जो जस्ट मैरिड हुआ है, उसकी वाइफ को अभी गले में तकलीफ हो रही थी, तो उन्होंने दवाई मंगाई थी, तो उनको भी काफी फर्क पड़ा। तो ये जो एलिमेंट्स आप देखते हैं कि ये कुछ क्रॉनिक है, कुछ एक्यूट है, कुछ जूने हैं, कुछ नए हैं, ऐसे एक्यूट एंड क्रॉनिक एलिमेंट्स के लिए ये जो कोइनकर फैमिली है, इन्होंने होम्योपैथी को चुना। ओके, ठीक है। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हिस्ट्री क्या है, तो ये होम्योपैथी आई कहाँ से, इसका क्या हुआ, कैसे इसका जन्म हुआ, है ना। तो ये इनके जन्मदाता का नाम है डॉक्टर सैमुअल हेनीमन, होम्योपैथी के जन्मदाता का नाम है डॉक्टर सैमुअल हेनीमन। करीब 250 साल पहले ये एक एलोपैथिक डॉक्टर थे, जहाँ पे इनका जो बेटा है वो बीमार हुआ, तो इन्होंने बहुत सारी पहले उन्होंने ट्रीटमेंट दी, फिर उनसे नहीं हुआ तो और दूसरे डॉक्टरों को दिखाया, एलोपैथिक डॉक्टरों को दिखाया, और उसमें उनका बेटा गुजर गया, डॉक्टर सैमुअल हेनीमन का बेटा गुजर गया। तो उन्होंने सोचा कि यार ये कुछ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही नहीं है, अपने को कुछ और अच्छी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ढूंढना पड़ेगा, जहाँ पे वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक सेफ, जेंटल और परमानेंट और क्योर करने वाली हो। इस तरीके की कुछ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमको ढूंढना पड़ेगी। तो इस खोज में उन्होंने एलोपैथिक छोड़ दी और कंप्लीटली, उनको 14 लैंग्वेजेस आती थी, तो वो ट्रांसलेशन का काम करने लगे। ट्रांसलेशन का काम करते करते उन्होंने एक बुक में पढ़ा कि एक दवाई है कि जो कि अगर आप मलेरिया के पेशेंट को दोगे तो वो मलेरिया के पेशेंट ठीक हो जाएंगे वो दवाई से कंप्लीटली, ऐसा वो दवाई के इसमें लिखा हुआ था। तो उनके मन में आया कि ये दवाई लेके देखते हैं, तो उन्होंने वो दवाई ली और फिर उनको उसके सिम्टम्स आना शुरू हो गए, ठीक है। तो होम्योपैथी का जो सिद्धांत है, उनका ऐसा कहना है कि लाइक क्योर्स लाइक, लोहा लोहे को काटता है, जो कि मतलब है कि लाइक क्योर्स लाइक, जो डिसीज, जो रेमेडी यानी जो दवाई वो सिम्टम्स बना सकती है, वही दवाई वो सिम्टम्स निकाल भी सकती है। मैं वापस बोलता हूँ, जो दवाई वो सिम्टम्स ला सकती है, वही दवाई वो सिम्टम्स निकाल भी सकती है। ये सिद्धांत है होम्योपैथी का, लाइक क्योर लाइक। हमें ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाना है, क्योंकि इसके लिए 4.5 साल लग जाते हैं ये समझने के लिए, ठीक है। आप सब मेरे साथ हो? हाँ डॉक्टर साहब, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। स्पीड ठीक है ना सर? आप किसी को कोई दिक्कत, थोड़ा स्पीड कम कर देता हूँ अगर ऐसा है तो। नहीं ठीक है, बिल्कुल। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज होम्योपैथी, होम्योपैथी क्या है। तो होम्योपैथी क्योंकि लिए वो 250 साल पुरानी है,
सो इट इज अ मॉडर्न साइंस। ये मॉडर्न साइंस है, बहुत ही कम समय में विकसित हुई है, बहुत ही कम समय में विकसित हुई है। तो ये जो मॉडर्न साइंस है, इसको क्यों मॉडर्न साइंस बोला जाता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि लिए बहुत बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं साइकेट्रिस्ट, बहुत बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट, बहुत बड़े बड़े स्किन स्पेशलिस्ट, बहुत बड़े बड़े गायनेकोलॉजिस्ट और बहुत बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको सर्जन्स, इन सब ने माना है कि जो भी बीमारी शरीर में निर्माण होती है उसका स्त्रोत्र कहीं तो भी एक डिस्टर्ब्ड माइंड रहता है, एक डिस्टर्ब माइंड रहता है। माइंड इम्बैलेंस जब हो जाता है तो वो बीमारी के लिए बॉडी में जगह बनाना शुरू कर देता है, और जब कुछ इफेक्ट्स आते हैं तो हम बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये मॉडर्न साइंस इसीलिए है क्योंकि लिए जब हम ट्रीटमेंट देते हैं या जब हम पूछताछ करते हैं पेशेंट की, तो हम माइंड और बॉडी दोनों के सिम्टम्स को कंसिडर करते हैं कि जहाँ पे डिस्टरबेंस एट द लेवल ऑफ माइंड एंड बॉडी होता है वो सिम्टम्स को हम कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो कोइनकर काका की फैमिली मैंने आपको बताई, और जहाँ पे हम जब ट्रीट कर रहे थे सिंपल जो लड़की थी जिसको हार्ट का एलिमेंट था और बार बार सर्दी खांसी हो रही थी, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा था। तो चिड़चिड़ा स्वभाव कंसिडर करके और उसके फिजिकल सिम्टम्स कंसिडर करके, यानी उसकी सर्दी खांसी, उसका कफ, टाइप ऑफ कफ, गले में से कैसे निकलता है, क्या होता है, कब बढ़ता है, कब कम होता है, ये सब कंसिडर करके, उसकी चिड़चिड़ापन और उसका टाइप ऑफ कफ कंसिडर करके हमने उसको जो दवाई दी वो उसको जल्दी सूट हुई। तो होम्योपैथी ये एक साइंस बहुत 250 साल पुरानी ही पहले ही हेनीमन जी ने बोल दिया था, सैमुअल हेनीमन ने बोल दिया था कि all the diseases are originated from the mind, all the diseases are originated from the mind, from a disturbed mind जो रहता है, माइंड इम्बैलेंस जो रहता है, उसके वजह से बॉडी के सेल्स वीक पड़ जाते हैं और डिसीजेस के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि एक ही किडनी में स्टोन्स होते हैं? क्यों ऐसा होता है कि बाकी सब तकलीफ नहीं रहती है लेकिन एक ही साइड दुखती रहती है? क्यों ऐसा होता है कि माइग्रेन में हर 7वें दिन माइग्रेन आता है? क्यों ऐसा होता है कि पैरालिसिस एक ही साइड पे मोस्टली होता है? क्यों ऐसा होता है कि पॉलिप, एक नेजल पॉलिप जो नाक में पॉलिप होता है वो एक ही साइड पे होता है? क्योंकि लिए अपना माइंड जिस हिसाब से रिएक्ट करता है उस हिसाब से बॉडी डिसीज चुनती है कि बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि लिए ये माइंड और बॉडी दोनों कंसिडर करता है, इसलिए इसको होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं। होम्योपैथी इज अ होलिस्टिक अप्रोच यानी ये आपके मन के, विचारों के, बिहेवियर के, आपके मेंटल स्टेट के, यानी आपके मन में अभी क्या चल रहा है। जैसे मेरे मन में अभी लेक्चर लेते वक्त थोड़ी एंजाइटी है कि समझ में आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, लोगों को पढ़ने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लोग मेरा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, ये मेरी एंजाइटी है। ठीक है, ये मेरे मन की बात है, ये मेरे मन, मोदी जी मेरे मन की बात है। ठीक है, सो देयरफॉर ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। तो जैसे अगर मैं समझो फॉर एग्जांपल होलिस्टिक अप्रोच कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक पेशेंट आती है, क्या बोलते हैं उसको अपन, किडनी स्टोन की। ठीक है, किडनी स्टोन, और वो किडनी स्टोन यूरेटर में अटका हुआ है और बहुत पेन दे रहा है। अभी पेन में यूजुअली क्या करना चाहिए, आप क्या बोलते हैं? कोई भी एक जन आंसर कीजिए मुझे, एक ही जन कोई आंसर कीजिए। पेन में कैसा होना चाहिए इंसान में? शांत होना चाहिए या गुस्से का होना चाहिए? गुस्से। पेन में ऐसे तो मैं रोहित बोल रहा हूँ, पेन में हमेशा रिएक्शन यही होता है कि थोड़ा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा गुस्सा। लेकिन मेरे पास जो वो पेशेंट थी रीनल स्टोन की, एक्यूट रीनल कैल्कुलाई जिसको हम बोलते हैं कि यूरेटर में स्टोन अटक गया था, तो एक्सपेक्टेड था कि उसका बहुत पेन होना चाहिए, लेकिन वो पेशेंट शांत बैठी थी, यानी स्टोन अटका हुआ है, यूरिन पास नहीं हो रही है, पेट दुख रहा है, लेकिन वो शांत है। तो क्या हुआ, पेन के वक्त वो शांत बिहेव कर रही है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमने उसका माइंड लिया कि ये बहुत शांत बिहेव कर रही है। समझ में आ रहा है आपको? सो दैट इज ए होलिस्टिक अप्रोच। आपका माइंड, मेंटल स्टेट, बिहेवियर ये सब देख के हम, और आपकी डिसीज कंसिडर करके, ऐसा नहीं कि हम डिसीज को छोड़ देते हैं। हमने रीनल स्टोन भी कंसिडर किया उसी में, हमने आपका उसके साथ और जो एक्सेसरी सिम्टम्स थे वो भी लिए, और फिर हमने आपको दवाई जो का सही चयन है वो किया है। ठीक है, तो ये होम्योपैथी है, होलिस्टिक अप्रोच। फिर नेचुरल है, होम्योपैथी इज नेचुरल। होम्योपैथी ये परमानेंट क्योर करने वाली है। होम्योपैथी सिर्फ क्योर नहीं करती, बट कभी कभी रिलीफ भी देती है, और अच्छा रिलीफ देती है, फास्ट रिलीफ देती है, और पैलिएट करती है, यानी उसको कम करती है बीमारी को कभी कभी, जहाँ पे पूरा ठीक नहीं कर सकती। ठीक है, तो वाई होम्योपैथी क्यों लेना चाहिए? तो लकी पीपल वो है जो जल्दी होम्योपैथी की तरफ आ जाते हैं। जैसे बीमारी शुरू होती है तो वो होम्योपैथी लेना शुरू कर देते हैं, तो वो लोग लकी पीपल होते हैं कि उनको जल्दी रिलीफ मिल जाता है। क्योंकि जो लोग जल्दी होम्योपैथी नहीं ले पाते हैं और कुछ और दवाइयां लेते रहते हैं या घरगुती इलाज करते रहते हैं, तो बीमारी पुरानी बन जाती है, क्रॉनिक बन जाती है। वो पीपल थोड़े लिटिल लकी रहते हैं। लिटिल लकी यानी क्या कि उनको इसमें थोड़ा टाइम लगता है। टाइम इसलिए लगता है क्योंकि बीमारी पुरानी हो गई है। अगर सर्दी, खांसी, बुखार जैसे होम्योपैथी में 2-3 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, तो वो ठीक ही हो जाना चाहिए। और अगर सोरियासिस, अस्थमा, एक्जिमा, हेडेक, माइग्रेन है, तो वो उसको टाइम लगने वाला, क्योंकि बीमारी अपने आप में एक क्रॉनिक फॉर्म ले चुकी है। ठीक है, कई बार एज अ लास्ट होप बोल के आते हैं होम्योपैथी में पेशेंट की, सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, इवन बाबा भी ट्राई कर लेते हैं, और फिर हमारे पास आते हैं, तो तब तक बीमारी पुरानी हो गई होती है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे फर्स्ट होम्योपैथी को ट्राई करना है। ठीक है, आफ्टर टेकिंग लॉट ऑफ अदर मेडिकेशन एंड ट्राइड इट। ठीक है, तो बहुत सारी दवाइयां लेने के बाद अब दवाइयों से उब गए, जैसे खाने के जगह पे खाना कम और दवाइयां ज्यादा लेते हैं लोग कभी कभी आजकल के जमाने में। तो ये स्थिति नहीं आना चाहिए, ये स्थिति नहीं आना चाहिए। करके हमको होम्योपैथी को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, और जैसे ही बीमारी शुरू होती है उसको खत्म करने के लिए होम्योपैथी को ऑप्ट करना है। अगर हम होम्योपैथी को ऑप्ट करेंगे तो हम जल्दी से जल्दी आपको बीमारी में से बाहर ला सकेंगे। ये बात समझिए। इंस्टेड ऑफ फूड दे टेक मेडिसिन ओनली। कई बार मैंने देखा है लोगों के प्रिस्क्रिप्शन 15 गोलियां, 20 गोलियां। अरे बाप रे, मैं बोलता हूँ खाना खा रहे कि गोली खा रहे ऐसे। ठीक है, और इनके साइड इफेक्ट वो भी रहते हैं। तो इसलिए हमको मिनिमम एलोपैथी, मैक्सिमम सेफ, जेंटल एंड इजी टू टेक होम्योपैथी की तरफ अभी से अपना प्रयास, अपनी जर्नी शुरू करनी है। ठीक है, एंड लैंड में क्या होता है, ये सब घूम के आते हैं, फिर हम दवाई देते हैं, कुछ दिनों बाद वो ठीक होना शुरू होते हैं, तब बोलते हैं कि यार पहले आना चाहिए था आपके पास, अभी बहुत ये हो गया, पहले आ जाते तो अच्छा रहता था। तो फाइंड्स इफेक्टिव एंड सेज व्हाई डू नॉट आई ऑप्ट फॉर होम्योपैथी ट्रीटमेंट फर्स्ट। पहले हम क्यों नहीं आए होम्योपैथी की तरफ? तो बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि आपको जो भी बीमारी होगी, छोटी मोटी ये वो, उसको पहले ही आप होम्योपैथी से ठीक कर लीजिए। ठीक है, तो हाउ होम्योपैथी इज बेनिफिशियल? तो होम्योपैथी सबके लिए है, सब ह्यूमन बींग्स के लिए है, इवन एनिमल्स के लिए है। मेरे पास केसेस है जहाँ पे मैंने बहुत सारे डॉग्स को ट्रीट किया है, जहाँ पे उनके ट्यूमर्स, उनका खांसी का आवाज, उसके ऊपर से उनको बहुत सारे चीजों में ट्रीटमेंट मैंने दिया है। न्यूबॉर्न्स को ट्रीटमेंट दिया है होम्योपैथी से। न्यूबॉर्न यानी 1 घंटे का बच्चे को भी ट्रीटमेंट दिया है, 1 दिन के बच्चे को भी ट्रीटमेंट दिया है। ऐसा मत समझिए कि कैसे दवाई देना है, क्या करना है, वो मत समझिए आप, ऐसा मत समझिए। उनको भी ट्रीटमेंट दिया है। चिल्ड्रंस को ट्रीटमेंट दिया है, उनके एलिमेंट्स के लिए ट्रीटमेंट दिया है, एडल्ट्स को दिया है, ओल्ड पीपल के लिए दिया है। इट इज नेचुरल, होम्योपैथी इज नेचुरल, सेफ, जेंटल यानी क्या, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, होलिस्टिक, सब कुछ कंसिडर करके दवाई दी जाए, इजी टू टेक। गोलियां है, लिक्विड फॉर्म में है, गोली आप किधर भी कैरी कर सकते हैं, छोटी सी डब्बी रहती है, आप किधर भी कैरी कर सकते हैं आपके साथ। लिक्विड आप घर पे रख सकते हैं या साथ में कैरी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नो मेजर फूड रेस्ट्रिक्शंस है। बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है, हम आगे क्लियर करेंगे, बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है, उस हिसाब से हम नो फूड रेस्ट्रिक्शन, मेजर फूड रिस्ट्रिक्शंस कोई नहीं है। ठीक है,
कॉस्ट इफेक्टिव है, सेव मनी स्पेंट ऑन ऑपरेशंस एंड अदर मेडिसिन। गॉल ब्लैडर का स्टोन का ट्रीटमेंट लेने जाएंगे, किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट लेने जाएंगे, 20-25 हजार रुपया खर्चा कर देंगे उसके ऊपर, उसी इसमें आप 1500, 2000, 3000 रुपए में होम्योपैथी का पूरा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, होम्योपैथी का पूरा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, इट सेव योर मनी, आपका पैसा बचाती है। दूसरे सर्जरीज के ऊपर जो आप खर्चा करते हो तो आपका पैसा बचाती है। सेव डेज एंड टाइम स्पेंट ऑन सर्जरी, जैसे सर्जरी के लिए जाओ तो एक दिन पहले एडमिट हो, 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो, फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल ले लीजिए आप, आपका टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करने जाते हैं और कुछ तो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है ऑपरेशन सिंपल, लेकिन उसका ऑपरेशन करने की जरूरत क्या है, जबकि वो होम्योपैथी से ठीक हो सकता है। घर पे बैठिए होम्योपैथी की 2 दवाइयां लीजिए, 3 दवाइयां लीजिए, दिन में 3 बार लीजिए, 4 बार लीजिए और ठीक हो जाइए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ जो हम देते हैं वो लोगों को होम्योपैथिक किट देते हैं बना के, जो घर में वो रख सकते हैं और सिर्फ हमको ऑन कॉल बता सकते हैं कि ये दवाई लेनी है, ये ऐसा करना है, वैसा करना है। तो होम्योपैथिक किट भी अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं। इन पुणे, आउटसाइड पुणे, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह, महाराष्ट्र में, ऑल इंडिया सब जगह ट्रीटमेंट होम्योपैथी की मिल सकती है इजीली और अच्छे से, ठीक है। तो अभी होम्योपैथी का रोल क्या है, रोल ऑफ होम्योपैथी इन और अपन को कैसा होना है। तो होम्योपैथी, सबसे पहले हम इसका प्रिवेंटिव रोल देखेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ उपस्थित, एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ हाँ, आप सुनाई दे रहा है सर, सॉरी। बिल्कुल। मुझे लगता है कि यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने एक बार तो भी अभी पिछले 4 महीने में आर्सेनिकाल 30 खाई ली होगी, ऐसा मुझे लगता है। अगर नहीं खाई होगी तो वो शायद ही देश में नहीं होगा या देश के बाहर कहीं तो भी होगा, ठीक है। कोविड-19 में प्रिवेंटिव रोल कैसे वर्क किया, ऐसे वर्क किया कि जो दवाई का चयन किया गया था आयुष की तरफ से, वो दवाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि फियर ऑफ डिसीज एंड फियर ऑफ डेथ, जो कि कोविड-19 जब आया तो हम सब डरे हुए थे कि हमको इन्फेक्शन हो जाएगा, फियर ऑफ डिसीज और फियर ऑफ डेथ, हम इन्फेक्शन से मर जाएंगे। तो उस बेसिस पे आयुष ने वो तय किया था कि ये एक जो आर्सेनिकाल नाम की दवाई है वो सबको अगर खिलाई जाए तो इससे रिलेटेड जो डर है वो कम हो जाएगा, और अगर डर कम हो जाएगा तो अपने आप इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। ये उसके पीछे का तथ्य था। तो होम्योपैथी हियर प्लेड एन इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव रोल, प्रिवेंट किया, बहुत से लोगों की जान बचाई, या जिसको कोविड हुआ वहां वो जल्दी रिकवर हुए अगर वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे थे। मेरे पास 4-5 पेशेंट मेरे खुद के हैं जो कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे थे। मैं ऐसा नहीं बोलता कि कंप्लीटली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे थे, वो एलोपैथिक भी ले रहे थे और होम्योपैथिक भी ले रहे थे, और कोई भी पेशेंट का डेथ हुआ नहीं है, सब सेफली बाहर आ गए हैं कोविड में, ठीक है। होम्योपैथिक कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करती है सर्जरी के, सिजेरियन के पहले होम्योपैथी लेना चाहिए, सर्जरी के पहले होम्योपैथी लेना चाहिए। एक केस था जहाँ पे 3 बार पेशेंट को पोस्ट किया गया, तीनों दिन जैसे ही उसको लेके जाते तो बीपी बढ़ जाता, तो होम्योपैथ को बुलाया गया, यानी मेरे फादर के साथ मैंने वो केस देखा है। होम्योपैथ को बुलाया गया और मेरे फादर को बुलाया गया और उन्होंने सब देखा, सब किया, और उसको 1 दिन मांगा सर्जन से और 4 पुड़िया दी और बोली ये 4 पुड़िया ले लो और कल आप पोस्ट कर दो। पेशेंट ने 4 पुड़िया ली और शांत दिमाग से पेशेंट सर्जरी में गया और सर्जरी पूरी हो गई। इसलिए कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी अवॉइड करता है पेशेंट का, प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी। कई बार छोटी सी सर्जरी होती है लेकिन कुछ बड़ा ही निकल के आ जाता है बाद में, ऐसा होता है, तो वो अवॉइड करना है। तो आप प्री सर्जरी होम्योपैथी एंड पोस्ट सर्जरी होम्योपैथी लेना चाहिए, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट में जब से यूपीटी पॉजिटिव आती है तब से तो एंड तक, और प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद भी होम्योपैथी लेना चाहिए। हर फेज में, हर सिम्टम के लिए होम्योपैथी लेना चाहिए। सोरियासिस, थायराइड, कैंसर, डायबिटीज, ये सब बीमारियां के लिए प्रिवेंट करना है। आगे के जनरेशन में अगर आपको ये हेरिडिटरी बीमारियां प्रिवेंट करना है तो आपको प्री कंसीव यानी प्रेग्नेंट होने के पहले दवाई शुरू करना पड़ेगा हस्बैंड और वाइफ को 1-2 महीने के लिए, और फिर प्लान करके अगर आप करते हो तो ये आगे की बीमारियां प्रिवेंट हो सकती है।
ये प्रिवेंटिव रोल है होम्योपैथी का। आफ्टर मेजर इलनेसेस लाइक टाइफाइड एंड जॉन्डिस, कई बार टाइफाइड और जॉन्डिस के बाद वीकनेस रह जाता है, कई बार टाइफाइड और जॉन्डिस के बाद हेयर फॉल रह जाता है, अभी कई बार कोविड-19 के बाद डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी रह जा रहा है, तो इसके लिए भी होम्योपैथी बहुत ही कारगर है, क्योंकि ये ओवरऑल आपकी बीमारी का पास्ट हिस्ट्री जो आपको पहले हो चुका है वो कंसीडर करके आपको दवाई देते हैं, ठीक है। क्यूरेटिव रोल क्या है? क्यूरेटिव रोल यानी क्योर कहाँ हो सकता है? क्योर हो सकता है सिंपल, कोल्ड टू कैंसर, सी टू सी, सब में क्योर है। लेकिन कैंसर कौन सा? फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज नहीं। सेकेंड थर्ड स्टेज में पैलिएटिव रोल है, यानी बीमारी की तकलीफ कम करना है। पूरा ठीक नहीं हो सकता है, बात को समझिए, ठीक है। तो एक्यूट फीवर, कोल्ड, थ्रोट पेन, हेडेक, ये सब कम हो सकता है, पूरा ठीक हो सकता है होम्योपैथी से जल्दी। होम्योपैथी स्लो है, जब भी कोई बोलता है तो मैं उसको बोलता है कि जब आप पेन में होंगे तब आना मेरे पास, जब आप पेन में होंगे तब आना मेरे पास, तब मैं आपको ट्रीटमेंट दूंगा। तो आपको मालूम पड़ेगा होम्योपैथी स्लो है क्या फास्ट है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कितने सारे लोग पेन के लिए आते हैं, मैं उनको 10-15 मिनट बिठाता हूँ दवाई देके, और वो बोलते हैं कि अभी काफी रिलीफ आ गया है, ठीक है। आईसीयू में, जैसे ही पेशेंट आईसीयू में एडमिट होता है, आपको रिक्वेस्ट करके उसको होम्योपैथी चालू करना है। आपका बहुत सा टाइम, पैसा, और सबसे इंपॉर्टेंट है अपने पेशेंट की जान बच सकती है। तो सेव लाइफ, सेव टाइम, सेव मनी अलॉन्ग विथ ऑल मेडिकेशन, सब मेडिकेशन का दे सकते हैं। कैसे देना है, क्या देना है, वो होम्योपैथिक डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। लेकिन आईसीयू का, अगर आपको आईसीयू से पेशेंट को बाहर लाना है, ऐसा बोलते हैं कि आईसीयू में डेथ रेट 70% रहता है। एक बार बंदा अंदर चला गया तो वो 70% बंदे जो अंदर जाते हैं वो वापस नहीं आते। वो नहीं आते इसलिए क्योंकि अगर वो होम्योपैथिक देना चालू करेंगे आईसीयू में, तो इसका जो डेथ रेट है वो काफी कम हो जाएगा, ठीक है। सो इट सेव्स लाइफ, सेव्स टाइम, सेव्स मनी, होम्योपैथी सेव्स एवरीथिंग। आप दूसरे मेडिकेशन के साथ दे सकते हैं, बस डॉक्टर को जाके रिक्वेस्ट करना है कि हमको एलोपैथी के साथ हमको इनको होम्योपैथी भी चालू करनी है। और आप आसपास के होम्योपैथिक डॉक्टर से जाके बात कीजिए और उसको बोलिए कि नहीं आप ट्रीटमेंट दीजिए, ऐसा। ओल्ड केसेस, व्हाट आर द ओल्ड केसेस? जैसे डायबिटीज हो गया, पीसीओडी हो गया, क्रॉनिक केसेस, ओबेसिटी, थायराइड, इसमें भी काफी कारगर होता है होम्योपैथी का। सब कुछ कंसिडर करके दवाई लेंगे तो आपको काफी फायदा हो जाएगा। न्यू इन्फेक्शंस लाइक किडनी स्टोन्स एंड किडनी में यूरिन इन्फेक्शन हो गया, तो ये सब हम ट्रीट कर सकते हैं इफेक्टिवली विथ होम्योपैथी। जब आपका होम्योपैथ आपको 2 दिन की दवाई, 4 दिन की दवाई देता है तो आपको उससे काफी फायदा होना चाहिए, क्योंकि लिए होम्योपैथी में अगर एक्यूट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो 2-4 दिन की दवाई में ठीक हो जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हफ्ते 2 हफ्ते की दवाई, उससे ज्यादा नहीं। सिंपल जैसे बच्चों की टीथिंग का इश्यू है, आप लोग ने सबने डेंटोनिक आपको पता होगा, उससे भी अच्छी दवाई है। तो आप आपके होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए या आप बात कीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड और मिक्स डिसीज रहते। एक पेशेंट थी मेरे पास, उसको 6 प्रकार की बीमारियां थी, बीपी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, थायराइड, हर्निया और यूरिन में इन्फेक्शन। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, जब ऐसी बीमारी आती है तो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या, अभी क्या तकलीफ है, जो तकलीफ अभी होती है उसके हिसाब से दवाई देते हैं तो वो ठीक हो जाती है। तो धीरे धीरे वो ठीक करना जरूरी होता है, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे होता है क्योंकि लिए वो बीमारी पुरानी हो गई है, क्रॉनिक हो गई है, समझे। अच्छा, ऐसा। अभी हम समझते हैं पैलेटिव रोल की तरफ। तो कई केसेस में, जैसे 3rd स्टेज कैंसर है, हाई लेवल डायबिटीज है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, जैसे कि बहुत हाई लेवल का थायराइड है, वहां पे हमको पूरा क्योर नहीं मिलता है। समझिए बात को, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हर बीमारी का, हर पैथी का अच्छी चीज और बुरी चीज होती है। तो इसमें ऐसा ही होता है कि पैलेटिव केयर में ऐसा होता है कि जैसे कैंसर में बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है एंड में, वो तकलीफ कम करने के लिए 3rd स्टेज ऑफ कैंसर में, 2nd स्टेज ऑफ कैंसर में, वो तकलीफें कम करने के लिए आप पहले से अगर होम्योपैथी लेंगे तो आपको वो तकलीफ काफी कम होगी। पैरालिसिस में, जैसे कि नी कंप्लेंट्स में, बैक कंप्लेंट्स में, जैसे कि प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क हो गया, PID, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट, इसमें नी कंप्लेंट्स में, नी घुटने के दर्द में, कमर के दर्द में कई बार सर्जरी की जरूरत होती है, लेकिन पेशेंट सर्जरी नहीं करा पाता, तो वो होम्योपैथी के लिए ऑप्ट करता है। और हमारा रोल इतना ही रहता है कि उसका पेन कम कर दे, लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर दीजिए,
उसका पेन कम कर दीजिए ऐसे, ठीक है। सो सर्जिकल डिसीजेस, अवॉइड सर्जरी। कॉर्न, जैसे कुरूप हो जाता है, कॉर्न पैर में हो जाता है, हाथ में हो जाता है। स्टोन्स, कैल्कुलाई, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, अल्सर्स, ये सब, गॉल स्टोन, किडनी स्टोन, ये सब सर्जरीज, मेजर सर्जरीज भी मेरे पास 2 ही ऐसे केसेस है जहाँ पे मैंने हर्निया की सर्जरी भी अवॉइड करी है। जो 2 ही है तो 2 ही है, ज्यादा नहीं है, लेकिन ये सब बीमारियां जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके अच्छे खासे जहाँ पे मैंने सर्जरी अवॉइड करने की पूरी कोशिश करी है और सर्जरी अवॉइड कोई भी है, ठीक है, ऐसा है। तो रिडक्शन इन मेडिसिन डोसेजेस, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट थायराइड की गोली 100 ले रहा है, 150 ले रहा है, तो वो कम करते हैं, धीरे धीरे कम होती है, 1 साल लगता है कभी कभी। 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद, जब वो ट्रीटमेंट के पहले देखते तो वो 150 mg लेता है और ट्रीटमेंट के बाद देखते तो वो 25 mg लेता है 1 साल बाद, लेकिन इसको भी एक सक्सेस रेट माना जाएगा। डायबिटीज में इंसुलिन का डोज कम करते आता है, कीमोथेरेपी में कीमोथेरेपी का डोज कम करते आता है, डायलिसिस अगर हफ्ते में 3 बार चालू है तो हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी हो गया, स्टीरॉइड्स का डोज कम कर सकते हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर में डायलिसिस कम कर सकते हैं, ये सब होम्योपैथी से पॉसिबल है, ये सब होम्योपैथी से पॉसिबल है, ठीक है। तो अभी कुछ अपन मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। स्लो एक्टिंग इन क्रोनिक डिसीजेस लाइक सोरियासिस, तो या होम्योपैथी स्लो एक्टिंग है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो क्रोनिक बीमारियों के लिए दी जा रही है। तभी अगर वो एक्यूट बीमारी के लिए दी जाएंगी तो वो फास्ट एक्टिंग बन जाएगी, तो दैट इज अ मिथ कि होम्योपैथी इज स्लो एक्टिंग। होम्योपैथी इज फास्ट एक्टिंग फॉर एक्यूट डिसीजेस एंड गुड एक्टिंग, बेनिफिशियल एक्टिंग फॉर chronic diseases like psoriasis, okay। So fast acting in acute diseases and pain, fever, throat pain, headache, ऐसे सब के लिए। So they are not साबूदाना। I request you please वो साबूदाने की गोलियां नहीं है। मुझे बहुत इंसल्टिंग फीलिंग होता है अंदर से जब कोई बोलता है कि तुम्हारी वो साबूदाने की गोलियां दो, तो बहुत दर्द होता है, पर वो दे आर नॉट साबूदाना, प्लीज, दे आर मेड ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, दूध की बनी हुई गोलियां होती है, ठीक है। डाइल्यूशन वो सही दवाई होती है, गोलियां सिर्फ माध्यम होता है लेके जाने का शरीर में अंदर तक, ठीक है। और सबसे बड़ा मिथ है कि वो पहले बीमारी को बढ़ाती है और कम करती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, होम्योपैथी में, प्लीज, ये सब मिथ। और आपको ओनियन, गार्लिक, टी, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, गुटखा, ये सब क्या करता है, ये सब होम्योपैथी की दवाई का असर कम करता है। तो अगर नहीं लेंगे तो अच्छा है, अगर थोड़ा बहुत लेंगे तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। क्या चीज, ओनियन, गार्लिक, टी, कॉफी, मैं अल्कोहल, स्मोकिंग और गुटखे को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इतना मोटिव है कि आपकी जीभान क्लीन होना चाहिए, जब आप जीभान पे दवाई ले रहे हो, जीभ पे दवाई ले रहे हो, तो आपकी जीभ क्लीन होना चाहिए, ठीक है। और क्या है कि इट इज स्वीट, स्टिल कैन यू बी यूज फॉर डायबिटीज, यस। इतनी सी शुगर खाने से आपको कोई पहाड़ एक नहीं हो जाएगा, तो आप डायबिटीज में ले सकते हैं और काफी अच्छा रिजल्ट है। कैन बी टेकन विद अलॉन्ग विद एनी अदर ट्रीटमेंट, एलोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, रेकी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सब कोई भी ट्रीटमेंट चालू है उसके साथ आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चालू रखिए, वो ट्रीटमेंट को बेनिफिशियल ही रहेगी, क्योंकि होम्योपैथ को कंसीडर करके ही लेगा कि ये दवाई चालू है दूसरे पैथी की, तो हमको क्या दवाई देना है, तो इट विल बी ऑलवेज बेनिफिशियल। जितना आप होम्योपैथी पे रहेंगे उतना आप सेफ रहेंगे, अच्छा रहेंगे, ठीक है। सो गाइस, होम्योपैथी फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले आपको होम्योपैथी को ऑप्ट करना है आपके चीजों के लिए। आपको एक होम्योपैथ, जैसे जैसे आप एक होम्योपैथ को मिलेंगे वैसे वैसे वो आपका फ्रेंड बनता जाएगा। वो फ्रेंड इसीलिए बनेगा क्योंकि वो आपकी भावना के बारे में पूछेगा, आपके डेली इसके बारे में पूछेगा, रूटीन के बारे में पूछेगा, तो वो आपका फ्रेंड बनता जाएगा, ठीक है। So rate of opting homeopathy has increased to more than 70% in India, स्पेशली ये कोविड में। जिन लोगों को होम्योपैथी मालूम भी नहीं था वो भी होम्योपैथी के पीछे अभी आ गए हैं, ठीक है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर द डे। आपको कुछ सवाल है तो आप पूछिए। बाप रे, बहुत सारे सवाल है। थैंक यू डॉक्टर, वंडरफुल सेशन। फ्रैंकली स्पीकिंग, होम्योपैथी पे आपने जो नॉलेज दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे दिया है, तो ये डेफिनेटली हम सबको हेल्प करेगा। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एंड उसके बाद आई थिंक नहीं हो जाएगा सर? नहीं कोई बात नहीं सर, इम्पोर्टेंट, बिकॉज सेशंस में आउटपुट आना बहुत जरूरी है। कि कुछ क्वेश्चंस तो हम पूछ लेंगे, कुछ के क्वेश्चंस के आपको मेल कर देंगे,
ठीक है। आई थिंक सबसे पहले भावना ने क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक इज देयर एनी ट्रीटमेंट फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन्स इन होम्योपैथी? स्टोन्स इन होम्योपैथी। अजय, भावना को अगर अनम्यूट कर दें तो आई थिंक, और अदरवाइज आप जवाब तो दीजिए। नहीं, जवाब दे देता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। Is there any treatment for gallbladder stones in homeopathy? Yes, definite. There is a treatment for gallbladder stones in homeopathy. सर्जरी नहीं करना है जब तक कि गॉल ब्लैडर में सूजन नहीं आ जाए या गॉल ब्लैडर के स्टोन पैंक्रियास को नहीं हर्ट करते हैं, और होम्योपैथी से डेफिनेट ट्रीटमेंट ले सकते हैं और काफी अच्छा रिजल्ट है। कृतिका राजौरे ने पूछा है, खंडेलवाल ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हाँ, is it there any treatment for mentally retarded children? If yes, up to which age and how much possibilities of cure is possible? हाँ, तो वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें हम ऐसा करेंगे कि ये मेंटली रिटार्डेशन क्यों हुआ है, क्या हुआ है, किसके वजह से हुआ है, क्या रीजन थे, हेरिडेटरी है, आफ्टर द बर्थ है, क्या जेनेटिक प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है, वो इश्यू को देख के उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि किस एज तक ये हो सकता है और किस एज तक क्योर पॉसिबल है। जहां तक मेरा नॉलेज है तो क्योर अभी कमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योर का अभी कमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है ये स्टेज पे, क्योंकि पेशेंट, हर एक पेशेंट अलग अलग रहता है, वो पेशेंट दवाई को कैसे रिएक्ट करता है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। डेफिनेटली। अच्छा, एक क्वेश्चन और है सर, अजय जी ने पूछा है, आई थिंक ये तो इंडिया में बहुत ज्यादा, मतलब ये मेरे को भी, मतलब इसमें से एक चीज है, थोड़ा अस्थमा का रहता है कभी कभी, और थ्रोट में भी प्रॉब्लम रहती है, ज्यादा बोलने पे थ्रोट में भी थोड़ी खराश रहती है, आई डोंट नो व्हाई, बट chronic disease like asthma, high BP, thyroid, can be taken only after someone gets diseases? Can homeopathy will provide the preventive medicine for this disease? No. तीनों बीमारियां अलग अलग है, हम स्टेप बाय स्टेप ले सकते हैं। जो क्रॉनिक बीमारियां होती है, अगर वो शुरुआत में, जैसे अस्थमा अगर डायग्नोस हुआ है अभी 2 महीने पहले 3 महीने पहले, आप होम्योपैथी की ट्रीटमेंट चालू करते हो तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आपको कोई भी पंप लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। अगर आप 10 साल का अस्थमा है, 15 साल का अस्थमा है, 6 साल का अस्थमा है, 5 साल का अस्थमा है, और आप उसमें अगर चाह रहे हो कि होम्योपैथी की ट्रीटमेंट ली जाए तो डेफिनेटली ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, 1-2 साल निकल जाएंगे, कंटिन्यूस ट्रीटमेंट लेंगे तो आप कंप्लीटली होम्योपैथी पे शिफ्ट हो सकते हैं। और जहां तक हाई बीपी का सवाल है, हाई बीपी ये स्ट्रेस रिलेटेड मोस्टली रहता है, जहां तक आपके हाथ में ज्यादा है और हमारे हाथ में कम है, ये बात को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए जितना हो सके मैं ऐसा मेरे पेशेंट्स के लिए एडवाइस करता हूँ कि एक डेफिनेट रेंज रहती है, वो रेंज के बाद एलोपैथिक ट्रीटमेंट चालू कर देना चाहिए। जब तक वो रेंज अपने कंट्रोल में, जैसे 140/90 मेरे पेशेंट लोगों की रेंज है, अगर वो रेंज में बीपी रह रहा है तो मैं मैनेज करता हूँ। अगर 140/90 अबव है तो मैं एलोपैथिक के साथ होम्योपैथी प्रेफर करता हूँ। ठीक है। थायराइड का जहां तक इश्यू है, तो थायराइड के केसेस मेरे पास है जहां पे मैंने उनको कंप्लीटली होम्योपैथी पे रखा है। मैं उस थायराइड की बात कर रहा हूँ जो हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड है। मैं उस थायराइड की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो जेनेटिक है या जो थायराइड में सर्जरी की जरूरत है, वहां पे मैंने उनको सर्जरी एडवाइस करी है। जहाँ पे हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड का सवाल है, मैंने उनको कंप्लीटली होम्योपैथी पे रखा है और वो काफी अच्छा कर रहे हैं। कुछ पेशेंट तो ऐसे है कि उनकी होम्योपैथी की दवाइयां भी बंद हो चुकी है, इस तरीके। जी सर। एक और, बिकॉज आपको पता है कि जो ये हेल्थ सेशंस होते हैं और बेसिकली मेडिकल सेशंस, इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं सभी के लिए। तो मैं आपको थोड़ा टाइम लूंगा डॉक्टर साहब, दीजिए ना, आपके लिए ये आज का टाइम इंपॉर्टेंट है। बर्बरीज वल्गारिस होम्योपैथिक मेडिसिन कैन इनफ टू ट्रीट स्टोन इन किडनी? अभी फिर से ये ऐसा सवाल है कि मेरे पास किडनी स्टोन की तकलीफ के लिए करीब 20 दवाइयां है। वो 20 दवाइयों में से एक दवाई है बर्बरीज वल्गारिस की, जो जग प्रख्यात है, यानी ओवर द काउंटर सेल एलोपैथिक मेडिसिन से भी ज्यादा है होम्योपैथिक के बर्बरीज वल्गारिस का। लेकिन ये एक ही दवाई नहीं है, यही मिसकंसेप्शन आज दूर होना चाहिए कि एक ही दवाई नहीं है। तो आप प्लीज ओवर द काउंटर बर्बरीज वल्गारिस ना ले, इससे भी अच्छी दवाई है। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा इधर आप लोगों से। जब मैं मेडिकल ऑफिसर बोल के था एक हॉस्पिटल में, वहां पे एक बहुत फेमस होम्योपैथिक डॉक्टर के रेफरेंस के लिए एक पेशेंट आया था शाम के वक्त, लेकिन वो होम्योपैथिक डॉक्टर का वो टाइमिंग नहीं था, तो वो किडनी स्टोन लेकर आया था मेरे पास।
और वो इंसिस्ट कर रहा था वो पेशेंट कि मेरे को ये डॉक्टर से मिलना है, मेरे को ये डॉक्टर से मिलना है। तो मैंने बोला कि ठीक ये नंबर है, आप जाइए फोन कीजिए और उनसे बात कर लीजिए ऐसे। फिर उसके ध्यान में क्या आया, तो उन्होंने बोला कि आप दवाई देंगे क्या? तो मैंने बोला ठीक है मैं देता हूँ दवाई। तो मैंने उसका सब वापस हिस्ट्री लिया, 5-10 मिनट 15 मिनट उनसे बात किया, और उनसे बात करने के बाद जो मुझे योग्य होम्योपैथिक दवाई लगी कि जो बर्बेरिस वल्गेरिस नहीं थी, वो मैंने उनको दी, और उनको बोला ये आप ले लीजिए दवाई, और आप 2-3 दिन बाद सर का अपॉइंटमेंट लेके आप उनसे मिल लीजिए ऐसा। तो नेक्स्ट डे वो पेशेंट वापस आ गया, तो मैं थोड़ा घबरा गया कि मैं नया था ना जब भी, तो मैं घबरा गया कि अरे ये वापस क्यों आ गया, क्या हो गया, इसको तकलीफ कम नहीं हुई या तकलीफ बढ़ गई कि क्या हो गया। तो आया और साथ में उसके हाथ में एक स्टोन था, और मुझे बोलते हैं कि ये दवाई से घर जाते से ये स्टोन निकल गया। तो मैंने बोला मेरे लिए भी ये एक ये था एज ए स्टूडेंट, जब मैं मेडिकल ऑफिसर था तो एज ए स्टूडेंट मेरे लिए एक ये था कि यार ये कैसी इतनी अजीब, बहुत सही दवाई मैंने चुनी वो पेशेंट के लिए कि जो स्टोन मैंने डोज इधर दिया और घर जाते से ही वो स्टोन यूरिन से पास हो गया। दैट वाज नॉट दैट, सो इट इज नॉट वन ऑफ द मेडिसिन, इट इज वन ऑफ द मेडिसिन, इट इज नॉट द ओनली मेडिसिन, प्लीज रिमेंबर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम आपको मेल कर देंगे, वो हमें मेल कर देंगे एंड देन वी विल प्रोसीड टू यू। एक लास्ट क्वेश्चन है अजय जी की तरफ से, कैन होम्योपैथी हेल्प इन बैक पेन? डेफिनेटली। बैक पेन किस तरीके का है, क्या है, कब है, क्यों है, आफ्टर फॉल हुआ है क्या, रॉन्ग सिटिंग पोजीशन के वजह से हुआ है क्या, काय के वजह से हुआ है, एक्सरे में क्या पैथोलॉजी है, वो सब कंसीडर करके ऑफ कोर्स विथ फिजियोथेरेपी, विथ एक्सरसाइज, जो पेशेंट को जो जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम उनको दवाई और ट्रीटमेंट प्लान समझाते हैं। मैं हमेशा इस तरीके से रहता हूँ कि बैक पेन का जो पेशेंट है उसका कॉज क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे अभी आईटी पीपल जो है वो यूजुअली बैक पेन बहुत देर बैठने के बाद हो जाता है, बिकॉज लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी मसल्स स्पाज्म में चले जाते हैं। तो इनको एक्सरसाइज का जरूरत है, लेकिन पेन किलर नहीं लेते हुए आप एसओएस होम्योपैथी की पेन किलर के लिए ऑप्ट कीजिए ना। पैरासिटामोल ज्यादा ये है कि होम्योपैथी का पेन किलर ज्यादा ये पड़ेगा, कारगर क्या बोलते हैं, सेफ गिरेगा। ओके डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है जो मिस हो गया एक्चुअली में, लेकिन वो क्वेश्चन पूछना था, इनफर्टिलिटी के लिए भी होम्योपैथी में इलाज है? यस डेफिनेटली। इनफर्टिलिटी के लिए डेफिनेटली इनफर्टिलिटी का रीजन क्या है वो देख के हम दवाई दे सकते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी केस शेयर करना चाहूंगा। क्वेश्चन पूछा था कृतिका राजौर। हाँ, इनफर्टिलिटी के लिए यस डेफिनेट देयर इज अ ट्रीटमेंट। मैं आपसे एक शेयर करना चाहूंगा कि जहाँ पे 3 टाइम्स IVF किया हुआ पेशेंट मेरे पास आया था, और उनको हार्मोनल इश्यूज थे जो सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो हमने बहुत सारा डिस्कस किया, कुछ 1-1.5 घंटा वो केस चला, हस्बैंड का, वाइफ का। इसमें मैंने हस्बैंड को भी ट्रीटमेंट दी और वाइफ को भी ट्रीटमेंट दी, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति को ट्रीटमेंट देने का मतलब नहीं बनता है, हस्बैंड को भी ट्रीटमेंट देना चाहिए और वाइफ को भी ट्रीटमेंट देना चाहिए। पहले तो कन्विंस करने में ½ एन आवर चला गया, और 1 घंटा उनका हिस्ट्री लेने में चला गया। इनको दोनों को कन्विंस करने के बाद कुछ 3-4 महीने उनका ट्रीटमेंट चला, और बाद में हमको 4th-5th मंथ के बाद अच्छा रिजल्ट आया कि she became pregnant, and in the whole pregnancy also she opted for homeopathy. Only she took TT injections and nothing else. सिर्फ TT के इंजेक्शंस लिए, और कोई भी और कुछ दवाई उन्होंने नहीं ली पूरे प्रेगनेंसी में, और काफी सही उससे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वरना जो भी आगे की क्वेश्चन चलता रहेगा। हाँ नहीं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं और आपका जो पैशन है वो दिख रहा है, इसलिए। बट इंदिरा शारण जी का क्वेश्चन है कि सोरियासिस के ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा बताना है, क्या इसका होम्योपैथी में कुछ है? वापस सोरियासिस ऐसी बीमारी है कि बीमारी का रूप ही ऐसा है कि वो आएगी जाएगी, अपने आप कभी कभी कम हो जाती है, 2 साल 3 साल नहीं रहती है, फिर चली जाती है, फिर आ जाती है। तो इसमें आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कम से कम 1-2 साल अच्छे से लेनी चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, होम्योपैथ को भी पेशेंस रखना चाहिए और आपको भी पेशेंस रखना चाहिए। जैसे मैंने शुरू में प्रैक्टिस चालू करी थी, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मैंने शुरू में प्रैक्टिस चालू करी थी, नया डॉक्टर था जब भी, तो मैं बहुत रेस्टलेस था
जब भी मेरे को सोरियासिस के पेशेंट मिलते थे तो मैं एक्सपेक्ट करता था कि नहीं क्या 15 दिन की दवाई में ठीक हो जाना चाहिए, 20 दिन की दवाई में ठीक हो जाना चाहिए। तो ये गलत है, एक्सपेक्टेशन ही गलत है कि 15 दिन की दवाई में ठीक हो जाना चाहिए, 20 दिन की दवाई में ठीक हो जाना चाहिए। करीब करीब साल भर 2 साल ट्रीटमेंट चलेगी, अच्छे से होगा, नए स्किन का लेयर आएगा, वो स्किन के लेयर को टिकाएंगे, तब जाके सोरियासिस अच्छे तरीके से ठीक होगा और डेफिनेटली होम्योपैथी से ही ठीक होगा। कोई और सिस्टम में मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, प्लीज गलत मत समझिए, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई और सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका कोई भी कंप्लीट इलाज नहीं है। और सोरियासिस के पेशेंट को थोड़ा सा माइंड लेवल पे और थोड़ा सा बॉडी लेवल पे ट्रीट करना चाहिए होलिस्टिक अप्रोच के साथ, जो कि सिर्फ होम्योपैथी ही प्रोवाइड कर सकती है। प्लीज अगेन मैं अपने आप को बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, गलत मत लीजिए कि जहां तक मैंने देखा है कि बाकी सब ट्रीटमेंट करने के बाद फिर सोरियासिस का पेशेंट होम्योपैथी में आता है। यही अगर सोरियासिस का पेशेंट पहले महीने 2 महीने 6 महीने में अगर हमारे पास आ जाए तो वो जल्दी ठीक हो सकता है, उसको टाइम नहीं लगने वाला है। अगर वो 10 साल सोरियासिस वाला पेशेंट है तो डेफिनेटली उसको टाइम लगने वाला है। जितनी जूनी बीमारी होगी उतना टाइम लगेगा, उतना मीन्स 10 साल नहीं लग जाएंगे, साल भर लगेगा, 6 महीने लगेंगे। ओके, सो आई थिंक आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए सर डॉक्टर जतन जी, ये वाकई में एक बहुत ही हम सभी के लिए काफी यूजफुल रहेगा। और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं हम आप तक पहुंचाएंगे और जिसके आंसर्स हम आपसे लेंगे, और आगे जितने भी जो भी सेशन होगा किसी ने आपका नंबर भी मांगा है तो डेफिनेटली अजय जी और अजय जी से आप अजय जी से ये स्लाइड पे बात है कर नंबर सकते हैं। शायद। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नंबर तो हम पहुंचा देंगे, नंबर मिल जाएगा आपको। एंड यही फायदा है सर लोगों को आप मतलब कनेक्ट करने का फॉर देयर सॉल्यूशंस। तो थैंक यू डॉक्टर जतन जी, आपने थैंक यू सर, थैंक यू, टाइम दिया उसके लिए तो थैंक यू। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो समझा रहे थे होम्योपैथी के बारे में, it is really a very engaging as well as a very passionate session where you are not a brand ambassador of homeopathy but you are a very great solution giver of the homeopathy। और डेफिनेटली आपने जो अपनी स्टोरी के थ्रू समझाया उससे काफी अच्छा सेशन रहा, और हम आगे भी आपसे बहुत सारे सेशन चाहेंगे होम्योपैथी में, बिकॉज आजकल आपको पता है कि लोगों का बहुत फेथ है और लोग इसके थ्रू अपने सारे क्योर्स चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चंस में कितना पैशन, अभी भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट नो वरीज। सो थैंक यू डॉक्टर जतन जी, अस्मिता एकेडमी में आने का, अस्मिता एकेडमी को भी थैंक यू, अस्मिता एकेडमी को भी थैंक यू वेरी मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और आई होप लोगों ने सुना होगा और समझा होगा और उनको फायदा होगा इस चीज का, ठीक है। ओके, सो थैंक यू डॉक्टर जतन अगेन। एंड जितने भी लोग अस्मिता एकेडमी को सुन रहे हैं, मेरी उनसे 2 रिक्वेस्ट है। फर्स्ट, वी हैव अ यूट्यूब चैनल, प्लीज आफ्टर दिस सेशन please subscribe this channel and send our videos to maximum people, जिससे कि लोगों को फायदा पहुंच सके, लोग जान सके कि आज अस्मिता एकेडमी कितने सारे एक्टिविटीज करा रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, स्वयं मंथन सीरीज तो आप जानते ही हैं हर संडे को होती है। उसके अलावा हमारी केटी के बच्चों के लिए एक बहुत जबरदस्त वंडरफुल सेशन हो रहा है, और अब तो इतना एंगेजिंग सेशन हो गया है कि अगर आपके बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो चेतना, भावना, इनसे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। उसके अलावा योगा और मेडिटेशन में आज के टाइम पे जो सेशंस हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेंट्स इतना कुछ सीख रहे हैं और इतना उनको फायदा हो रहा है। सो हमारे बहुत सारे योगा टीचर्स हैं, मेडिटेशन टीचर्स हैं जो ये एक्टिविटीज करा रहे हैं। सो अस्मिता एकेडमी से आप जुड़िए, इसके चैनल, इसके यूट्यूब चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिए। एंड जो भी आपको इसके बारे में जानना है, यू कैन कोऑर्डिनेट विद अजय, भावना, चेतना एंड मी, एंड देयर लॉट ऑफ पीपल, सुमित जी और सभी लोग हैं, किशोर जी, तो इन सब विपिन, तो इन सभी से आप बात कर सकते हैं। एंड आई थिंक आप सबने आज अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अस्मिता एकेडमी की तरफ से। हम नेक्स्ट वीक आपके लिए फिर एक जबरदस्त सेशन लेके आएंगे, उसमें आपको कुछ बहुत अच्छी नॉलेज देंगे। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, इट्स अ वंडरफुल सेशन, थैंक यू ऑल। Thank you, Dr. Jatan. It's a nice session. Thanks a lot.